इसकी जो आधी जनसंख्या है, आधी से ज़्यादा जनसंख्या अगर सरकार की बात माने तो 54% है, लेकिन अगर अभी जाति जनगणना को सार्वजनिक कर दिया जाए तो मुझे लग रहा है 54% से ज़्यादा ओबीसी की जनसंख्या है इस देश में। पूरा भक्ति काल में आप देखेंगे कि उसमें सगुण और निर्गुण का जो द्वंद्व है वह एक तरह से समझिए कि मनुवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ निर्गुणवाद का एक दौर है। फिर आप राजेंद्र यादव को मत भूलिए, ललेश सिंह यादव को मत भूलिए, है ना। और वर्तमान में आप राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं और ऐसे बहुत सारे लेखक हैं। वो सब चीज़ें इतिहास की है। इतिहास में जो चीज़ें जब दर्ज की जाएंगी ना तो उसमें नाम जो है, जो काम कर रहे हैं उनका आएगा, आपका नाम आएगा, बाकी लोगों का भी नाम आएगा। मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केदार मंडल साहब हैं। लगातार शोषित वंचित समाज की आवाज़ बन रहे हैं। आज कॉलेज परिसर में ही एक कार्यक्रम हुआ जिसमें ओबीसी साहित्य को लेकर, ओबीसी के अधिकारों को लेकर चर्चा हुई। मंडल जी, लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, कहाँ तक कारवां पहुँचा है? कारवां चल पड़ा है और ये कारवां बहुत दूर तक जाएगा। बीच में कोरोना काल में कॉलेज बंद था, यूनिवर्सिटी बंद था, इस कारण से प्रोग्राम नहीं हो पाए, है ना। अब आगे हर साल प्रोग्राम होंगे। और क्योंकि देश की जो आधी जनसंख्या है, आधी से ज़्यादा जनसंख्या अगर सरकार की बात माने तो 54% है, लेकिन अगर अभी जाति जनगणना को सार्वजनिक कर दिया जाए तो मुझे लग रहा है 54% से ज़्यादा ओबीसी की जनसंख्या है इस देश में, है ना। तो सरकार की ही बात माने तो 54% की जनसंख्या की आवाज़ जो है वो साहित्य में भी आनी चाहिए। हमें किसी विमर्श से कोई मतभेद और विरोध नहीं है ना। सारे जो विमर्श हैं वो होने चाहिए और ये सारे जो हैं विमर्श साहित्य को और भी सोशलाइज करेगा, है ना। दलित विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, स्त्री विमर्श है, ओबीसी विमर्श भी होनी चाहिए, विकलांग विमर्श भी होनी चाहिए। आप खुद साहित्य पढ़ाते हैं? हाँ, प्रोफेसर हैं। मैं दयाल सिंह कॉलेज, इसी कॉलेज दयाल सिंह कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। 2005 से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो क्या नए लेखकों को मौका मिल रहा है? बिल्कुल, आपने देखा होगा जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ था उसमें प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी थे, चौथीराम यादव थे, कमलेश वर्मा थे, बड़े बड़े लोग थे। तो इस बार जो है क्योंकि एक तो बारिश का मौसम था तो लोग आने वाले भी थे, नहीं आ पाए, तो उन्होंने अपना उद्बोधन जो है वो इंटरनेट के माध्यम से दिया है। तो इस तरह के आयोजन का औचित्य क्या है? औचित्य क्या है? देखिए, लक्ष्य ये है कि आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में और बाकी क्षेत्र में अपना स्थान बना रहे हैं, लेकिन साहित्य में जो एक बहुत बड़ा जो श्रमिक वर्ग है, पशुपालक वर्ग है, खेतिहर वर्ग है, कृषक वर्ग है, उन सब का जो आवाज़ है, और इन लोगों ने बड़ी प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा है, लेकिन उस साहित्य को आलोचकों ने जगह नहीं दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने भी इसमें डंडी मार किया है। उन्होंने कबीर को फुटकल श्रेणी में रख दिया है। कबीर को वो अच्छे आलोचक नहीं या कवि नहीं मानते हैं, उनको सधुकड़ी, पंचमेल, क्या क्या विशेषणों से वो उनको आभूषित करते हैं। नहीं, मेरा सवाल है कि एक दौर था जब भिखारी ठाकुर हों या कबीर थे अपने दौर में, जब संत शिरोमणि रविदास महाराज थे, कबीर थे, तो वो लोग बोलने की परंपरा थी जी, बोला गया, उसको बाद में लिपिबद्ध भी किया गया है। अब हम पोस्ट मॉडर्नाइजेशन की बात करें, अभी बात करें तो अभी भी बोलने, क्या अभी भी जो शोषित किसान जातियां हैं वो जैसे जो ग्रामीण इलाकों में जो कविताएं हैं, भिखारी ठाकुर का जो पूरा जो कल्चरल जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो साहित्य है, उसको कैसे देखते हैं? और जैसे राजेंद्र यादव हो गए, अभी लिखने की परंपरा भी धीरे, राजेंद्र यादव थे, उन्होंने हंस को आगे बढ़ाया। आप कह रहे हैं, जैसे मैं तो उनको इतिहासविद भी मानता हूँ, भाषाविद भी मानता हूँ, साहित्यकार भी मानता हूँ, राजेंद्र प्रसाद सिंह हुए, तो क्या इन लोगों को, नए लोगों को मौका मिल रहा है? और क्या पब्लिकेशंस हाउस इस तरह के आगे आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, थोड़ा मुझे 2 मिनट बोलने दीजिएगा। देखिए, अगर इस विमर्श की बात करें तो इसकी शुरुआत अगर हम ले जाएं पीछे, तो भगवान महात्मा जो बुद्ध हैं, अच्छा, वहाँ से आप इसकी विरासत को लीजिए। फिर वह विरासत ज्योतिबा फूले, शाहू जी महाराज, पेरियार, अंबेडकर होते हुए फिर ये आ जाएंगे यहाँ पर। फिर आप आ जाइए कबीर पर, आइए। पूरा भक्ति काल में आप देखेंगे कि उसमें सगुण और निर्गुण का जो द्वंद्व है वह एक तरह से समझिए कि मनुवाद और
ब्राह्मणवाद के खिलाफ निर्गुणवाद का एक दौर है। ये तो वहाँ तक हुआ। फिर आप आगे आ जाइए, फणीश्वर नाथ रेणु को मत भूलिए, फिर आप राजेंद्र यादव को मत भूलिए, ललेश सिंह यादव को मत भूलिए, है ना। और वर्तमान में आप राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, और ऐसे बहुत सारे लेखक हैं। आपने खोजा कहाँ, हमने खोजा कहाँ? हम तो बैठे हुए हैं एसी में, यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। आप जाइए ना, बिरहा जो जितना गाया जाता है ना, उसमें जो दर्द है, कृषकों का दर्द है, वो किसका दर्द है? तो खेतिया जो किसान हैं, जो धान रोपते हुए जो महिलाएं जो है गाती हैं, है ना, उनके पैर में पोक ही हो जाता है। लोग पोक ही जानते नहीं होंगे। जब आप 10-20 दिन, महीना भर आप खेत में नंगे इसको आप लोग वंचितों का साहित्य क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि बंटवारा हो रहा है, दलितों का साहित्य, आदिवासियों का साहित्य, पिछड़ों का साहित्य, ओवरऑल एक वंचितों का साहित्य भी तो बन सकता है ना? नहीं, क्यों नहीं बन सकता है? इन द कमिंग टाइम बन सकता है। जो अपरेश समाज का जो साहित्य है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम लोग टूटी फूटी भाषा में पत्रकार हैं, मतलब हम लोग को वो लोग पत्रकार भी नहीं मानते, कहते कि अरे ये लोग तो बस ऐसे। देखिए, वो सब चीज़ें इतिहास की है। इतिहास में जो चीज़ें जब दर्ज की जाएंगी ना, तो उसमें नाम जो है, जो काम कर रहे हैं उनका आएगा, आपका नाम आएगा, बाकी लोगों का भी नाम आएगा। आप ये कह रहे हैं तो क्या वंचित समाज के, मैं ये पूरा करना चाह रहा हूँ कि क्या जो प्रोफेसर हैं, जो राइटर हैं, उनके साथ भी भेदभाव होता है प्रोफेसर साहब? होता ही है, बिल्कुल होता है। क्यों नहीं होता है? आप तरह तरह के होते हैं, भेदभाव करने के तरीके होते हैं। और दूसरी बात कि हमारा जो ओबीसी जो साहित्य सम्मेलन हो रहा है, यह किसी के विरोध में नहीं हो रहा है। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ना तो ये दलित साहित्य के विरोध में है, ना स्त्री के विरोध में है, ना आदिवासी के विरोध में है, ना और किसी भी XYZ के विरोध में है। हम सिर्फ अपना जो है एक स्थान स्थापित करना चाहते हैं, जो कि छूट गया है, जिसमें वैक्यूम है, जिसके बारे में लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उनको समझाना चाह रहे हैं। ये एक छोटा सा प्रयास है। तो हर साल इसका आयोजन करेंगे आप? हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होगा जी। तो एक केदार मंडल साहब हैं, लगातार शोषित वंचित समाज के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकारों के लिए सड़कों पर लड़ते रहे हैं। और अब साहित्य, मैं फिर कह रहा हूं, जो समाज सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से मजबूत नहीं होता है, जिसकी सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती है, वो अपनी राजनीतिक विरासत भी खड़ा नहीं कर पाता है। और इसी वजह से केदार मंडल जैसे जो लोग हैं, और खासकर जो केदार मंडल साहब हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो शोषित वंचित समाज है, उसकी जो साहित्यिक जड़ें हैं, सामाजिक जड़ें हैं, जो सांस्कृतिक जड़ें हैं, उसको और मजबूत किया जाए। साहित्य की एक बड़ी प्रतिष्ठा रही है, और जिस समाज का साहित्य नहीं होता है, उस समाज को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से तबाह कर दिया जाता है, और नतीजा ये निकलता है कि वो आर्थिक रूप से भी तबाह हो जाता है। साहित्य का मतलब सिर्फ किताबें मत समझिए, फिल्म, बोलना, पढ़ना, स्पोर्ट्स, हर चीज़ का मतलब साहित्य मतलब होता है कि आपकी भागीदारी कितनी है, आप कितना बोलना जानते हैं। इस देश की विडंबना देखिए कि जो समाज सुई से लेकर सड़क, हेलीकॉप्टर से लेकर जहाज, सब कुछ करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसके पास बोलने की कला नहीं है, या फिर जो वो बोलता है उसको लिख नहीं पाता है, या फिर अगर वो लिख भी पाता है, बोल भी पाता है, तो उसके पास अपना टीवी अखबार नहीं है, प्रकाशन नहीं, वो छप नहीं पाता है, और इसलिए उसके विचार जो हैं वो हाशिए पर चले जाते हैं। इसी कोशिश को दूर करने के लिए लगातार केदार मंडल साहब जो ओबीसी समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उसकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं, उसको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।